नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थ्रेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। मैं हाजिर हूं साप्ताहिक कार्यक्रम सरोकार लेकर। सरोकार में हम दर्शकों को हर सप्ताह विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय शख्सियतों से इंटरव्यू के माध्यम से मिलवाते हैं। इस बार हमारे साथ हैं हनुमानगढ़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पीएमओ डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा। डॉक्टर MP शर्मा से हम हॉस्पिटल से जुड़े विभिन्न मुद्दों पे सवाल जो आपके जहन में हैं उन सवालों के जवाब मांगेंगे और जानेंगे डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा की जवाब। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हॉस्पिटल में आप काफ़ी जूनियर डॉक्टर के रूप में आपने वहाँ ज्वाइन किया और आपने कई सीनियर डॉक्टर को ओवरटेक करते हुए, एक तरह से अपन उन शब्दों का इस्तेमाल करें कि उस पीएमओ का पद हथिया लिया। इससे पूर्व आपने VRS के लिए भी आवेदन किया हुआ था। पीएमओ बनते ही तुरंत आपने VRS का आवेदन वापस भी ले लिया। इसकी सच्चाई हनुमानगढ़ की जनता जानना चाहती है, क्या सच्चाई है इसमें? मेरा सरकारी नौकरी से पूरी तरह से मोह भंग हो चुका था। 2.5 साल मैंने कोर्ट में केस लड़ा, हाई कोर्ट जोधपुर। सिंगल बेंच में मैं हार गया, डबल बेंच में मैं केस जीत गया, जिसका डिसीजन जून में आया था, जून 2015 में। उससे पहले तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री महोदय से ये मैसेज आया कि हॉस्पिटल को पीएमओशिप के लिए किसी से बात करें। उन्होंने जिन लोगों से बात करी वो किन से करी, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। उसके बाद में विदाउट माई कंसेंट, मेरी बिना जानकारी के, जैसे मुझे चार्ज दिया गया और मैंने मना किया, तो उन्होंने एक तरह से यही कहा कि चार्ज मिलना बड़ी बात होती है। लेकिन मैंने उनको बताया कि मेरा VRS मंजूर होने वाला है हाई कोर्ट से और मैं इसको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। लेकिन 12 मई 2015 को मुझे इसका चार्ज मिला। मैंने चार्ज ले लिया। सरकारी नौकरी में रहते हुए आप ऑर्डर को डिसओबे नहीं कर सकते। उसके बाद में डिसीजन आ गया जून में। लेकिन जून से पहले जैसे ही मैं OPD में था और कुछ लगा कि कुछ सुधार कर सकते हैं, हॉस्पिटल को देखा तो बहुत सी जगह 1-1.5 फीट गंदा पानी भी पड़ा रहता था। मैं पूर्व पीएमओ साहब से पूरी माफ़ी के साथ ये चाहूँगा कि कुछ दशा हॉस्पिटल की अच्छी नहीं थी। तो मुझे लगा कुछ कर सकते हैं। मेरे साथ मेरे साथ डॉक्टर जुड़ गए और हमने उसमें कोशिश करी और वो कुछ चीज़ें तुरंत ही 1 महीने के अंदर अंदर ही ठीक हो गई। और कुछ मित्र लोग आए, जैसे कि आप पीएमओ कमरे में बैठे हैं, गर्मी लग रही होगी आपको, कूलर दे देते हैं। मैंने कहा 1 कूलर से काम नहीं चलेगा, इतने कूलर दीजिए। कोई आया, हम ये करवाते हैं। तो उस दौरान कुछ ऐसी 2-3 लोग जो यहाँ, मैं चूँकि यहीं पढ़ा हूँ हनुमानगढ़ में, मैंने नेहरू मेमोरियल कॉलेज से पढ़ा था, यही मेरा PMT में सिलेक्शन हुआ। तो मैं थोड़ा उत्साहित हुआ और फिर मेरे पास पूरे स्टाफ और कुछ मित्र लोग बाहर से वो आए कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वापस लो VRS। और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा। आखिरकार एक इंसान को बड़ाई होती है, अच्छी भी लगती है। तो मेरे को अच्छा लगा कि मैं कुछ शायद कर सकता हूँ। पूरा स्टाफ मेरे साथ था और कुछ लोग भी आए। तो मैंने वो 1/4/2016 तक के लिए उसको, मैंने VRS को 1/8 से मेरा मंजूर हो गया था, 1/8/2015 से 1/4/2016 तक उसको मैंने पोस्टपोन करने की एप्लीकेशन लगाई और मंजूर हो गई। और उस दौरान इतने अच्छे काम हुए हॉस्पिटल में। जनता तो जैसे एक अपील के साथ ही हॉस्पिटल में के साथ काम करने के लिए जुट गई। और 2015 में कायाकल्प प्रोग्राम जो 34 जिला चिकित्सालयों के लिए था, उसमें हम 2015 में द्वितीय स्थान पर रहे। 20 लाख रुपए का हमें इनाम भी मिला। स्टेट और नेशनल लेवल पे हमें उसकी ट्रॉफी भी मिली। तो बड़ा अच्छा लगा कि एक हम अच्छा सा काम कर रहे हैं। और हॉस्पिटल में जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स बहुत सालों से बेकार पड़े थे वो भी काम में आने लगे। और जो सर्जरी नहीं हो रही थी वो भी होने लगी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं होती थी वो होने लगी। ऑर्थोपेडिक्स की सर्जरी होने लगी। तो बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद में फिर चूँकि लोकल जो माननीय मंत्री महोदय हैं डॉक्टर राम प्रताप जी, उनसे मुलाकात अक्सर होती रहती है। तो वो भी चाह रहे थे कि इसको मैं VRS को आगे और 1/4/2016 के बाद में भी एक्सटेंड करूं। और स्वास्थ्य मंत्री राठौड़ साहब भी ये चाह रहे थे।
और फिर मैंने इसको दबाव तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी इच्छा भी हो गई थी, चलो काम अच्छा चल रहा है, तो मैंने 1 साल के लिए उनको माननीय मंत्री महोदय राठौड़ साहब को एप्लीकेशन लगाई। तो उन्होंने उसको 1 साल की बजाय 2 साल के लिए मुझे कहा, और मैं उनके दबाव में नहीं, उनकी जो आग्रह है, जो क्योंकि वो मेरे पारिवारिक रिश्ते भी हैं, बड़े भाई समान, और डॉक्टर राम प्रताप जी मेरे चाचा जी के दोस्त हैं, तो मैं उनके हिसाब से विड्रा कर लिया मैंने 1/4/2018 तक के लिए। और कोई इसके अंदर और कोई सच्चाई, कोई कहानी नहीं है। मैं ये जो सरकारी नौकरी से मेरा पूरी तरह से मोह भंग था, और मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल करने की पूरी सोच ली थी, लेकिन जब पीएमओ बन गया तो फिर प्राइवेट में टाइम नहीं मिलता, तो एक बार उसको भी मैंने पोस्टपोन किया। और तो जब आप करें 1/4/18, अब 1/4/18 आएगी तब आपका क्या विचार है? मैं नौकरी में नहीं रहूँगा निश्चित रूप से। आप नौकरी नहीं करेंगे? उसके बाद मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं विड्रा नहीं करूँगा। पूरा मानस बना चुके हैं? पूरा। अच्छा। और डॉक्टर साहब आप ये भी कह रहे हैं कि पीएमओ बनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि सरकारी आदेश आए तो मुझे सब करना पड़ा। जब सरकारी आदेश आए, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था, आपने किसी को ओवरटेक नहीं किया, तो आपसे सीनियर डॉक्टर नाराज़ क्यों रहते हैं? और एक मिनट डॉक्टर साहब, मेरा सवाल पूरा नहीं, सीनियर डॉक्टर नाराज़ भी रहते हैं, या फिर अपन ये माने कि आज तक आप उनका दिल नहीं जीत पाए? क्या आपकी क्षमताओं में कमी मानी जाए? निश्चित रूप से मेरे सीनियर्स, जबकि उनमें मेरे सीनियर तो यहाँ पे 3 या 4 ही हैं मेडिकल कॉलेज के, लेकिन बाद में किसी वजह से प्रमोशन में कुछ लोग सीनियर हो गए। 6 या 7 लोग मेरे से यहाँ पे सीनियरिटी में हैं। कौन कौन डॉक्टर साहब? जैसे डॉक्टर रोहिला जी हैं, आसिरी जी हैं, कटेवा जी हैं, ओला जी हैं, दीपक जी हैं, अमरजीत चावला जी हैं। ठीक है, 7 हो गए। जी हाँ, ये 7 लोग आपसे सीनियर हैं? हाँ, ये सीनियरिटी लिस्ट में मेरे से ऊपर है। उनमें सीनियर मेरे से मेडिकल कॉलेज के हिसाब से सीनियर तो सीनियरिटी लिस्ट की बात करें, रोहिला जी है, ओला जी हैं और दीपक जी हैं। 3 हैं। बाकी सब मेरे से जूनियर हैं, लेकिन सीनियरिटी अब तो वही माने, अब उसके हिसाब से वो। लेकिन अब जो कैडर की जहाँ तक बात है, हमारा सबका डायरेक्टर का कैडर हमें मिल गया है, जो ग्रेड पे मिल गया, हम सब उसी में है। लेकिन मैं उसको डिफेंड नहीं करूँगा, वो मेरे से सीनियर है निश्चित रूप से। और मैं ज़रूर कहीं न कहीं कमी रही होगी मेरे अंदर ही कि मैं उनका दिल नहीं जीत पाया, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उनमें से उस वक्त कोई भी पीएमओ बनना नहीं चाहता था। और मैं तो आज भी आपके सामने, कैमरे के सामने स्वीकार करता हूँ कि कोई भी आए, मैं इस पद को तुरंत ही छोड़ दूंगा। अच्छा, कोई भी आए तो अब छोड़ने के लिए तैयार है? अब जबकि आपका समय 1/4/18 नज़दीक आ गया है। नहीं, दरअसल आपका कोई भी काम के लिए उद्देश्य होता है कि मैं पीएमओ बन के ये करूँगा, या मैं उस पीएमओ पद से इस तरह से काम करूँगा। ऐसा कुछ था नहीं, दिमाग में कोई पिक्चर भी नहीं थी। लेकिन एक कोई आदमी आता है और आपको कहता है कि आप गर्मी में बैठे हो, आपको कूलर की जरूरत है, 1 कूलर से नहीं 12 कूलर से काम चलेगा। धर्मशाला के लिए यहाँ पे कंपटीशन होता है, तो राज्य सरकार से 2 करोड़ रुपए मंजूर होने की बात थी, जगह कम थी उनके हिसाब से। श्री पवन अग्रवाल पूर्व चेयरमैन, वो कहते हैं मैं मेरे पिता के नाम से बनाऊंगा। श्री अमरनाथ सेवा समिति के लोग आए कि हम धर्मशाला बनाना चाहते हैं। हमने और उस तत्कालीन कलेक्टर साहब राम निवास जी ने अमरनाथ सेवा समिति को तरजीह दी, क्योंकि ये धर्मशाला बनाना ही बड़ा काम नहीं था, उसके बाद में चलाना भी, और संस्था जो है नो प्रॉफिट चला देगी। इस तरह बहुत सारे काम हुए, रजिस्टर्ड काउंटर बनना और शेड लगाना, इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाना। तो इस तरह से एक, जैसे मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस को तो भूल ही गया, और एक उत्साह सा होता है कि अरे ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। तो और कोई इसके पीछे कारण नहीं था। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से और मन से आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब, संविदा कर्मियों की नियुक्ति आपके कार्यकाल में विवादों में रही है। आरोप है कि पीएमओ साहब अपने चहेतों की नियुक्ति के लिए अप्रोच करते हैं, और इसके लिए एक बार कलेक्टर को भी इंटरफेयर करना पड़ा था। क्या सच्चाई है? नहीं, वो जो कर्मी लगे हैं वो ना तो मेरे जानकार हैं, और संविदा कर्मी सारे एनजीओ के माध्यम से ले जाते हैं। यहाँ से एक लेटर जाना, उसके बाद में वो कर्मियों को जो निर्धारित उनकी जो उनकी क्वालिफिकेशन और जो चीज़ है, एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से उनको लगाया गया। और जो ज़्यादा हल्ला मचा, जो ज़्यादा हुई, वो लोग मेरे टाइम के नहीं लगे हुए हैं, वो पहले के लगे हुए हैं। यहाँ पे विवाद का विषय ये था कि इन एनजीओ को माध्यम से लिए हुए कर्मियों को डायरेक्ट आरएमआर से रखा जाए। इसके लिए तत्कालीन जिला कलेक्टर, पहले श्री राम निवास जी, बाद में श्री ज्ञानाराम जी, मैंने हर आरएमआर मीटिंग में ये प्रस्ताव लिए, जो
डॉक्यूमेंट्स मौजूद भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा अभी इसको पोस्टपोन कर लिए। और वर्तमान जिला कलेक्टर महोदय ने कहा है कि इसको डायरेक्ट करने की प्रोसेस को अडॉप्ट करिए। तो हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है। उसके बाद में जैसे भी RMR कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में निर्णय लेती है, उसमें हम काम करेंगे। डॉक्टर साहब, नो डाउट कि आपने जब से PMO का कार्यभार संभाला है, हॉस्पिटल की कायाकल्प कर दी आपने। ऐसा लगता है कि बहुत बड़े शहर के हॉस्पिटल में आ गए हों, जैसे लगता है फोर्टिस है, अपोलो है, वैसा सा लुक नज़र आता है, वैसी सफाई, वैसे इक्विपमेंट, वो सारी चीज़ें वहाँ नज़र आती हैं। लेकिन आरोप आप पे ये भी है कि जो चंदा आया हॉस्पिटल में, उसमें आपने पारदर्शिता नहीं बरती, न आपने उसका कोई लेखा जोखा किसी को दिया। तो कुछ लोग ऐसा संदेह जताते हैं कि साहब आपने पैसे का उसमें कुछ घालमेल कर लिया। क्या है सच्चाई? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं अगर PMO पद पे नहीं रहता या PMO पद नहीं लेता, प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता, तो मैं आराम से 1.5-2 लाख रुपए की मेरी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, और करता भी था। जो राज्य सरकार के नियम में है कि भाई आप सरकारी नौकरी में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हो, नंबर 1। दूसरी बात, ट्रांसपेरेंसी नहीं होने की। मैंने किसी भी आदमी से कोई चंदा कैश नहीं लिया। जिसने भी जो कूलर लेकर आया या धर्मशाला बना रहे हैं, वो लोग अपने हिसाब से बना रहे हैं, और वो कहाँ से चंदा लाते हैं मुझे नहीं पता। गेट जिसने बनवाए, 3 गेट 4 दरवाजे जो बनाए लोगों ने, वो उन्होंने बनाए। मैंने सिर्फ इतना किया कि हमारे NHM के जो अभियंता हैं, उनकी जो सिविल विंग है, उनकी देख रेख में उनके मानदंडों पे वो खरे उतरने चाहिए। जो रजिस्ट्रेशन काउंटर बना, रजिस्ट्रेशन काउंटर, या जो शिव वाटिका जिसका नाम दिया गया, उसमें भी मेरी शिकायत हुई थी। एक शिव मूर्ति पड़ी थी बहुत साल से, और मैंने मेरे मित्र को कहा कि इसको ठीक करवा दो, तो उन्होंने उसको एक तरह का अच्छा स्वरूप दे दिया। उसमें कितना पैसा लगा, कहाँ से क्या आया, मुझे नहीं पता। लेकिन वो सारे के सारे उन्होंने मेरे से परमिशन ली है इन राइटिंग, मैंने उनको परमिशन दी है। और जैसे पीछे की दीवार जो है उसको हमने ठीक किया, तो किसी ने 200 थैला सीमेंट दी, किसी ने 5000 ईंटें दी, किसी ने बजरी की ट्रॉलियाँ दी, किसी ने रेते की ट्रॉलियाँ दी, और किसी ने उन लोगों को जो मिस्त्री है उन्होंने फ्री काम किया है, उनको किसी ने वो दिया, उनका दिहाड़ी दी। मैंने किसी से भी एक भी पैसा रिसीव नहीं किया, ना मैं इसमें था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये एक बड़ा काम हो जाएगा। पैसा लेंगे, RMRs में लिया जाएगा, RMRs को में से पैसा खर्च करने के अलग से एक सिस्टम होते हैं, वो उसको मैं डायरेक्ट खर्च नहीं कर सकता। तो ये मेरे को ज़्यादा अच्छा ये लगा, और उस समय के जो भी कलेक्टर साहब से थे, उनसे सबसे बात करके RMRs में डिस्कस करके साहब ये चीज़ें हम बनवाना चाहते हैं, और वो हमने बनवाई। मतलब आप कह रहे हैं कि आपने एक भी पैसा कैश किसी से नहीं लिया? नहीं लिया। तो इसी मुद्दे को लेकर के अधिवक्ताओं का एक दल, एक शिष्टमंडल जिला कलेक्टर से मिला था। उन्होंने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल की छत के लिए जो बजट आया था उसको आपने खुद बुद कर दिया। छत पूर्णतः गिली थी, बरसात का पानी वहाँ रुका हुआ था, उसके बावजूद आपने उस पर लीपापोती कर दी। अब हालात ये थी कि ना तो वहाँ पे सीमेंट टिकता था और ना ही पेंट टिकता था, तो पैसा वो खराब हो गया। तो आपका इस संदर्भ में क्या है? मैं तो इसको ना समझे कि पराकाष्ठा कहूँगा कि रुपया मुझे मिला। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री माननीय राठौड़ साहब ने 1 करोड़ 9 लाख रुपए का बजट सेंक्शन करवाया टॉयलेट्स के लिए और छत के लिए। और नेशनल हेल्थ मिशन में एक सिविल विंग है, पूरी चीफ इंजीनियर होते हैं वहाँ पे, और SC, XN और AN, उनकी देख रेख में सारा कार्य होता है। जो ठेकेदार था उन्होंने उनकी देख रेख में, मैंने इतना जरूर बताया उनको कि हमारे हॉस्पिटल में इन कार्यों की ज़रूरत है। वो सारा पैसा उनके पास आया, उन्होंने उसके बिल पास किए, लेकिन वो काम चल रहा था तब उस वक्त कोई बरसात नहीं हुई थी, लेकिन उनका काम पूरा होने से पहले बरसात आई और हॉस्पिटल में पानी कम से कम 5-6 कमरों में टपकने लगे एकदम से। उसी वक्त एक लेटर लिखा MD NHM श्री नवीन जैन साहब को, चीफ इंजीनियर को, SC को, XN को, और उसमें सारी डिटेल लिखी कि ये इस तरह से हो गया है और ये इसमें हमारे इक्विपमेंट्स भी खराब होने का खतरा है और ये बहुत ही गंभीर बात है। हालांकि उन्होंने उसके बाद में एक्सप्लेनेशन ये दिया, XN भी यहाँ पे आए थे, धारीवाल जी XN थे उस वक्त, कि इसका काम जो चल रहा था और
पूरी छत पहले सब कुछ हटा दिया गया था, पूरी छत का काम नहीं हुआ इसलिए पानी चला गया। मैंने कहा मैं नहीं जानता, मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ। और उस मेरे लेटर लिखने की वजह से छत का एक भी पैसा ठेकेदार को, जैसा मुझे एक्शन ने अभी वर्तमान जो एक्शन उन्होंने बताया कि 1 रुपया अभी उसको पेमेंट नहीं किया गया, वो ये करें छत का पैसा जो है वो नेक्स्ट रेनिंग सीजन के बाद में उसको भुगतान किया जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है। वो पैसा मुझे नहीं मिला है, मैंने काम नहीं कराया, मैं एजेंसी नहीं हूँ। NHM के सिविल विंग ने ये काम करवाया है। हम बात कर रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल के PMO डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा से। वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के PMO डॉक्टर MP शर्मा से। डॉक्टर साहब, आप पर आरोप है कि जब से आपने हॉस्पिटल में पदार्पण किया है, जब से आपने हॉस्पिटल में पैर रखा है, तब से लेकर के अब तक सरकारी हॉस्पिटल एक गुटबाजी नामक बीमारी का शिकार हो गया। ये सब फैलाई हुई बातें हैं। इस तरह की कोई गुटबाजी हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हॉस्पिटल की चीज़ों को ये गुटबाजी कहाँ से समझ में कौन लेकर आया था, किस तरह से लेके, मुझे समझ में नहीं आ रही है बात। गुटबाजी तो कुछ लोग जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से शायद उसको ज़्यादा हवा दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अगर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स या नर्सिंग स्टाफ काम नहीं करता तो ये हमारे आंकड़े देखिए, आप आउटडोर रजिस्ट्रेशन देखिए, इंडोर देखिए, ऑपरेशन की संख्या देखिए, डिलीवरी की संख्या देखिए, सीजरियन ऑपरेशन की संख्या देखिए। तो गुटबाजी अगर होती तो वो काम ही नहीं करते। डॉक्टर साहब, गुटबाजी से मेरा तात्पर्य ये भी है कि आप अन्यथा न लें, एक तरह से आप पे आरोप लगता है कि आप कास्टिज्म को बढ़ावा देते हैं, जातिवाद का। जो डॉक्टर ब्राह्मण समाज से हैं उनको तवज्जो आप ज़्यादा देते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। लोकतंत्र की एक खूबी है कि आप कुछ भी बोलिए, आपके पास कोई ऐसा नहीं है। और ऐसे जवाब, ऐसे इस तरह के आरोप का क्या जवाब दे सकता हूँ मैं? ब्राह्मण समाज के कितने डॉक्टर हैं इस हॉस्पिटल में? और ये तो एक सरासर एक इंसल्ट करने वाली बात लगती है मुझे। और मुझे ऐसे आरोप लगाने वालों की मंशा पर भी शक होता है और कि वो क्या कहना चाहते हैं। और जिस जहाँ तक उसको आरोप सिद्ध करें ना, किस तरह से मैंने ब्राह्मणवाद फैलाया है या ब्राह्मणों को मैं तवज्जो देता हूँ। पोस्टिंग में देखिए मैंने किस तरह से हेल्प कर सकता था, क्योंकि मैं मंत्री नहीं हूँ। आप यहाँ पे देखिए। और अगर आप इसकी जातिवाद की अगर बात करेंगे तो आप थरेजा साहब घर पे आइए, हॉस्पिटल के आंकड़े देखिए, आप देखिए रजिस्टर कौन लोग कितनी संख्या में हैं। तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत बात है और वाहियत बात है कि मेरे बारे में ये बोला गया है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने कहा रजिस्टर देखिए। मैंने आपके हॉस्पिटल का रजिस्टर देखा है, उसमें आपका रिकॉर्ड बताता है कि आपने भामाशाह कैंप बहुत कम अटेंड किए हैं, PMO बनने से पूर्व से लेकर के अब तक। आप क्यों नहीं भामाशाह कैंप? नसबंदी, हाँ, भामाशाह कैंप में नसबंदी कैंप है। आप चूँकि सर्जन हैं तो अन्य सर्जन की तुलना में आपने ऑपरेशन बहुत कम किए हैं। जहाँ तक नसबंदी कैंपों का सवाल है, आपका सवाल भी बहुत अच्छा है। और उसमें मैं कहना भी चाहता हूँ इस पद पर रहते हुए भी कि उन कैंपों में PMO रहने के बाद में मुझे एक्सक्यूज़ था इस बात का कि मैं उस कैंपों में टाइम नहीं मिलता मुझे। पहले PMO डॉक्टर सुशीला चौधरी भी रही थी, सुशीला सारण, तो भी वो भी कैंपों में नहीं जा सकती थी क्योंकि इतने ज़्यादा काम होते हैं और उसमें नहीं जा सकते। कैंपों में मैं गया हूँ, NSB नॉन स्कैल्पल वासेक्टमी करने के लिए गया हूँ, वो काम मैंने किए हैं। लेकिन कैंपों में जिस तरह से ऑपरेशंस होते हैं
कैंपों में जिस तरह से ऑपरेशन होते हैं नसबंदी के, हाँ वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मेरा इसके लिए हमेशा मैंने रेजिस्टेंस दिखाया है, विरोध किया है। हाँ। और कुछ स्थिति अब सुधरी है। क्या ऐसा है जो आपको अखरता है कि यार ये नहीं होना चाहिए? स्टैंडर्ड जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से काम नहीं होता वहाँ पे। जैसे थिएटर पूरी तरह से जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है, फ्यूमिगेटेड नहीं है, टेबल नहीं है हमारे पास, ऑपरेशन टेबल गाड़ी में डाल के लेके जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें नहीं है। और स्कोप एक है, ड्यूटी जो उनको स्टरलाइजेशन करने के जो प्रॉपर मेथड है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कुछ इश्यूज थे मेरे जो एड्रेस नहीं हुए। लेकिन कैंपों में नहीं गया, लेकिन मैंने यहाँ पे कितने सारे ऑपरेशंस शुरू करवाए हैं। मैं खुद सर्जरी करता हूँ। हमारी लिस्ट जो है मेडिकल कॉलेज की तरह 10-10 या 12-12 की रहती है। तो ये आरोप भी मैं इसको नकारता हूँ, सिरे से खारिज करता हूँ कि आपका ही एक साथी आपकी कमियां बता रहा है, उसको आप इस तरह से बता रहे हैं कि वो ऑपरेशन नहीं करता है, जबकि सच्चाई कुछ और है। चलिए डॉक्टर साहब, आपने हॉस्पिटल के अंदर बायोमेट्रिक फेस स्कैनर लगाए हैं ताकि स्टाफ जो है समय पे आए और समय पर जाए। इसके बावजूद भी देखने में आ रहा है कि न तो नर्सिंग स्टाफ वहाँ पे मिलता है और न ही डॉक्टर्स अपनी सीट पे मिलते हैं। मैं आपको हमारे कम्युनिटी के बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि रेजिस्टेंस शुरू से थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, हर एक चीज़ का रेजिस्टेंस होता है, और इसी वजह से वो लोग नहीं मान रहे हैं। मैंने यहाँ पे 2015 में ये शुरू किया था, लेकिन किसी वजह से वो मशीनें ख़राब हो गई या किसी ने कर दी, तो हमने उसको शीशे के अंदर बंद। मैं किसी पे लांछन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वो मशीनें काम नहीं करी, चली नहीं, इसलिए फेस स्कैनर लगाया। उसमें 4 ऑप्शंस भी हैं। चूँकि अब राज्य सरकार और पीएचएस का अब 2 दिन पहले लेटर आया है कि आप वीकली रिपोर्ट भेजिए कि किस किस की अटेंडेंस आप उससे ले रहे हो और उनकी सैलरी बन रही है कि नहीं बन रही है। तो ये इशू है। उन लोगों में कुछ विरोध होता है, हर एक तबके में विरोध होता है, हमारे भी कुछ लोग विरोध करते होंगे, लेकिन मुझे अब लगता है कि धीरे धीरे सब इसको सहयोग करेंगे और काम करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने अस्पताल का कायाकल्प किया है, इसके लिए तो वास्तव में आप धन्यवाद के पात्र हैं। बाहरी कायाकल्प आपने कर दिया, लेकिन डॉक्टर्स की मानसिकता आप नहीं बदल पाए। आपकी नाक के नीचे, आपकी हॉस्पिटल के फ्रंट में, आपके सामने सरकारी डॉक्टर्स निजी प्रैक्टिस करते हैं, आप उसको नहीं रोक पाए। और मैं तो आरोप तो डॉक्टर साहब मैं यहाँ तक लगाता हूँ कि आप समय पीएमओ हैं, इसके बावजूद आप भी एक हॉस्पिटल चलाते हैं, निजी हॉस्पिटल चलाते हैं, और कुछ आपके वहाँ कंपाउंडर्स हैं वो इस प्रकार का काम करते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल वाले में आने वाले पेशेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि साहब आप हमारे फला डॉक्टर के वहाँ जाइए, निजी हॉस्पिटल में जाइए। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का कायाकल्प का जवाब देना चाहूँगी। सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी और स्टाफ और मार्केटिंग जनता इसके लिए वो है, जनता ने सहयोग किया तो किया। दूसरी बात, जहाँ तक आपने प्राइवेट प्रैक्टिस की बात करी, पहले मैं मेरे बारे में जवाब दे दूँ। मैं बिल्कुल ही पहले इंटरेस्टेड था प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए, वीआरएस ले रहा था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। आज हालत ये है कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात को 7-8-9 बजे तक हॉस्पिटल में रहता हूँ, और मेरे यहाँ कोई ओपीडी में पेशेंट नहीं आता। आता है तो डॉक्टर साहब आता है या नहीं आता, लेकिन आपका निजी हॉस्पिटल है या नहीं? नहीं, मेरा इस वक्त कोई निजी हॉस्पिटल नहीं है। जो मैंने हॉस्पिटल बनाया था, मैंने किसी को रेंट पे दे दिया, लेकिन उसने भी बंद कर दिया क्योंकि उसमें उसका किराया पूरा नहीं हो रहा था। अच्छा, आज की तारीख में मेरा कोई हॉस्पिटल नहीं है, मैं कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करता। ठीक है। और जो बाकी लोगों की आप बात कर रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस का जहाँ तक सवाल है, राज्य सरकार ने नियम भी ऐसे बना रखे हैं कि आप चाहो तो करो, चाहो तो नहीं करो। आप नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस लो, तो वो लोग उस दायरे में नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस नहीं ले रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो प्रैक्टिस करके हॉस्पिटल चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, ये मेरे क्षेत्र का मामला नहीं है। मैं उसमें जांच नहीं, डॉक्टर साहब आपके क्षेत्र का नहीं है, लेकिन पेशेंट को तो उसके लिए परेशान होना पड़ता है ना। एक पेशेंट जो सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर की वेट कर रहा है, पीड़ा से करा रहा है, लेकिन डॉक्टर है कि अपने निजी हॉस्पिटल में पेशेंट देख रहा है, तो इससे तो सरकारी को तो नुकसान हो रहा है ना, सरकारी पेशेंट में आने वाले को। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि सरकारी अस्पताल में इक्की दुक्की की बात तो नहीं करता अपवादों की, तो मैं पूरा इस बात पे प्रयास रहता हूँ कि कोई भी डॉक्टर सरकारी अस्पताल के टाइम में, हॉस्पिटल टाइम में बाहर ना जाए। फिर भी कोई जाता है तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि वीडियो क्लिपिंग बनाइए, दिखाइए। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि आप कुछ
हॉस्पिटल टाइम में बाहर जाने वालों की मुझे शिकायत मिलती है तो उसको माफ़ी नहीं मिलेगी, उसकी हाईएस्ट लेवल तक शिकायत करी जाएगी। डॉक्टर साहब, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर पेशेंट के लिए जितनी दवा रिकमेंड करता है, फॉर एग्जांपल कि उसने 6 दवाएं ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के लिए लिख दी, तो आपके हॉस्पिटल में उसको 2 दवाएं मिलती हैं, तो पेशेंट को पूरी दवाई मिले इसके लिए आपने कोई प्रयास किया? हमारे ट्रीटमेंट की स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं, जो 6 दवाइयों की आप बात करें, ट्यूबरकुलोसिस का तो बहुत ही स्टैंडर्डाइज, नहीं मैंने उदाहरण दिया है, और भी कोई हो सकती है बीमारी, चीज़ में डिजीज कोई भी हो सकती है। हाँ, कोई भी डिजीज के अंदर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस भारत सरकार द्वारा और राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर जारी होती है, जो कि फॉलो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर को भी करनी पड़ती हैं। अभी आगे रूल्स भी ऐसे आएंगे। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से आप बहुत सारी दवाइयाँ लिखते हैं, वो मरीज की पैसे की वेस्टेज है और मरीज को उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स का भी नुकसान होता है। अस्पताल का जहाँ तक सवाल है, हॉस्पिटल में दवाइयों की कोई कमी नहीं है, जो डॉक्टर समझते हैं वो दवाइयाँ लें। अब मैं आपके सवाल के साथ ये भी बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग ये भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि हॉस्पिटल की जो दवाइयाँ हैं वो सही नहीं है, लेकिन हमारी दवाइयाँ यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट ड्रग वेयर हाउस में आती हैं, वहाँ से सैंपल जाने के बाद में, वो सैंपल पास होने के बाद में ही वो दवाई हम आगे देते हैं। और आप जो ये सरकार की मंशा है, हम सिर्फ उनके ट्रेड नेम लिखें, जेनरिक नेम लिखें। मुझे नहीं पता कि मैं बाहर वाले मेडिकल स्टोर वाले पे एलिगेशन नहीं लगा रहा कि, लेकिन वो क्या दवाई देगा मुझे नहीं पता, कौन सी कंपनी की देगा मुझे नहीं पता। और जो सस्ती दवा देने की बात है वो हमारे हॉस्पिटल में ही उपलब्ध है, और फ्री या सस्ती हमारी दुकान भी है। तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से अगर कोई ज़्यादा दवाई लिखता है तो वो STG को फॉलो नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब, सरकार जहाँ जननी सुरक्षा योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वो इसलिए कर रही है कि महिलाओं को रिलीफ मिले, लेकिन आपके हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाने के पैसे लिए जाते हैं। इवन तक कि आपके गायनी के डॉक्टर पोस्टपेड और प्रीपेड के नाम से मरीजों में जाने जाते हैं। प्रीपेड के पैसा लेकर के ऑपरेशन करना, और पोस्टपेड के तब तक उसको डिस्चार्ज नहीं करना जब तक कि पेशेंट उसको पैसे नहीं देते। तो ये सब खुलेआम चल रहा है, और डॉक्टर साहब आप फिर आपकी देख रेख में चल रहा है, आपके होते हुए चल रहा है। ये तो बिल्कुल गलत बात है कि मेरी देख रेख में चल रहा है। ऐसी शिकायतें हैं पब्लिक में, ये बात है, और उन डॉक्टरों के बारे में डॉक्टर साहब आप मान रहे हैं कि पब्लिक में यह बात है, उन डॉक्टर के बारे में बहुत कुछ। आपने कभी उनके खिलाफ कोई अनुशंसा की राज्य सरकार से? कभी स्वास्थ्य मंत्री से कहा, कभी स्वास्थ्य सचिव से कहा? हमारे एक डॉक्टर के बारे में मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफ़ी वो वायरल हुआ था, दिखाया भी गया था, चैनल्स पे भी दिखाया गया था कि वो स्टिंग ऑपरेशन हुआ। मैंने उसी वक्त माननीय मंत्री महोदय, PHS उस वक्त मुकेश जी शर्मा थे हमारे डायरेक्टर, सबको मैंने फ़ोन भी किया और मैंने उनको लेटर भी उसी वक्त मेल कर दिया कि भी ये मामला है। उसके बाद मैंने उनको रिमाइंडर्स भी भेजे, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। जहाँ तक मुझे पता लगता है, कुछ लोगों ने मेरे को लेटर लिखे, शिकायती पत्र लिखे कि ये डॉक्टर मेरे से पैसे मांग रहा है। जैसे ही मैंने इंक्वायरी गठित करी या पता लगा, तो थोड़ी देर बाद में या एक दिन बाद में वो आदमी आ गए, या बयान के वक्त साहब हमने तो गलती से शिकायत करी है। मैं आज भी कैमरे के सामने ये बात बोल रहा हूँ, कोई इस तरह का आदमी आगे मुझे शिकायत करे, उसको मैं हाईएस्ट लेवल पे उसी वक्त उनके सामने जांच करवा के और मेल कर दूँगा। डॉक्टर साहब, आम आदमी को इस बात की जानकारी नहीं है कि इस कानूनी पहलू की जानकारी नहीं है कि आप जैसे PMO हैं तो आपके पास वो शक्तियां हैं या नहीं, कि जिस प्रकार डॉक्टर कोई पेशेंट के साथ दुर्व्यवहार करता है या उससे पैसा मांगता है और वो शिकायत आपके पास रिटर्न में आती है, तो आप कोई अपने लेवल पे कार्रवाई नहीं कर सकते? नहीं, कार्रवाई है ना, देखो कंप्लेंट आना एक अलग चीज़ है, कंप्लेंट आती है उसकी जांच करवा लेता हूँ मैं, और मैं टाइम भी 2 दिन का टाइम रखते हैं। तो मतलब डॉक्टर साहब जितनी भी कंप्लेंट्स आपके पास आई, इसका मतलब कोई भी सही नहीं पाई गई आपके हिसाब से? नहीं, सही नहीं। वो आदमी जो जिसने शिकायत करी वो मना कर गया कि मैंने नहीं करी। मैं आज की तारीख में उनकी कोई शिकायत मेरे पास पेंडिंग नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी शिकायत करे किसी भी डॉक्टर के बारे में और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अभी जो वर्तमान में जिला कलेक्टर हैं, वो जो RMRs की मीटिंग में ये हमने तय किया कि वहाँ पे हमने डिस्प्ले कर दिए बोर्ड पे कि उनका नंबर, उनके ऑफिस का नंबर, कंट्रोल रूम का, उनका खुद का व्यक्तिगत नंबर, मेरा नंबर और अपने अंदर का नंबर हमने सारे वहाँ पे लगा दिए। भी कोई भी पैसा मांगता है कर्मचारी या डॉक्टर तो हमें फ़ोन करें, तुरंत फ़ोन करें और उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन होगा। लेकिन
इतना सब करने के बावजूद भी अगर कोई पैसा दे रहा है तो मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात तो दोनों तरफ से ही हो सकती है, लेकिन ये सही नहीं है। बिल्कुल ही इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करूँगा। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल के अंदर लपका गिरोह सक्रिय है, क्या उससे भी आप अनभिज्ञ हैं? लपका गिरोह आज की तारीख में मेरे हॉस्पिटल में एक भी लपका नहीं है। मैंने उस वक्त कलेक्टर साहब से, जो एसपी साहब हैं, इनसे बात करके वापस लगाए हैं और एक भी लपका हॉस्पिटल में हमारे इस वक्त नहीं जाता है। हॉस्पिटल में एंट्री उनकी बैन कर दी गई है, बल्कि अपने रिश्तेदार को भी लेके आते हैं तो उसको भी हम एंट्री नहीं होने देते हैं। चौकी भी हमारे अच्छे से वो लगे हुए हैं। आज की तारीख में मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई लपका काम नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब, अस्पताल जो है वो क्वालिटी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट का दावा कर रहा है, लेकिन सुनने में आया कि स्टाफ आपका सहयोग नहीं कर रहा। देखिए, मैं फिर रिपीट करूंगा कि स्टाफ के सहयोग की वजह से ही हम कायाकल्प में प्रथम स्थान पे आए हैं। कुछ स्टाफ हो सकता है उनके दिमाग में कुछ इफ बट्स हों, लेकिन ये निश्चित है कि सबको साथ लेना पड़ेगा। सबको साथ ले बिना काम नहीं हो सकता। कहीं भी काम करें, आपके पत्रकारिता भी एक टीम वर्क है, हॉस्पिटल में भी काम करना टीम वर्क है। जो कुछ ऐसे लोग हैं तो उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको समझाएंगे, नहीं समझाएंगे तो फिर उनके हार्ड एक्शन लिया जाएगा। डॉक्टर साहब, अंत में राजनीति से जुड़ा एक सवाल। सुनने में आया कि आप राजनीति में पर्दापण करने वाले हैं, आप पार्टी में जाने वाले हैं और इसके लिए आपने उच्च स्तरीय नेताओं से, मतलब कि अरविंद केजरीवाल से जाकर के संपर्क किया, ऐसा कुछ है या सिर्फ ये कोरी बातें हैं? नहीं, अभी मैंने राजनीति में जाने का नहीं सोचा, ना मैंने अभी मुलाकात करी है। हालांकि आंदोलन जब इस वक्त ना हजारे साहब ने आंदोलन किया था तब हम कुछ लोग यहाँ से, मेरे मित्र नॉन मेडिकल भी, उनसे जाकर मिलकर आए थे उस आंदोलन में, बस उनको एक सपोर्ट, मोरल सपोर्ट के लिए। लेकिन अभी मेरा कोई विचार नहीं है राजनीति में जाने का, मैंने किसी संपर्क नहीं है। लेकिन मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा एक बात कि राजनीति लोकतंत्र में सर्वोच्च, सत्ता तो नहीं कहूँगा मैं, सेवा कहें या सत्ता कहें, सर्वोच्च स्थान रखती है, क्योंकि वो सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। और हम लोग जो कर्मचारी या अधिकारी लोग हैं वो सरकार के प्रति जवाबदेह होते हैं, सरकारी नीतियों के हिसाब से चलना। तो अल्टीमेट तो फिर वही है। आप इसका अर्थ मेरी हंसी से भी लगा सकते हैं कि शायद मेरे मन में भी कहीं न कहीं ऐसी बात हो, लेकिन आज इस वक्त तक ऐसा कोई विचार मेरे मन में नहीं है। बहरहाल डॉक्टर साहब, उम्मीद करते हैं कि जब भी आप राजनीति में जाएं, जिस प्रकार सरकारी हॉस्पिटल का कायाकल्प किया है उसी प्रकार राजनीति में भी जाकर के उसकी सेहत को सुधारें। और ये थे डॉक्टर MP शर्मा, जिनका कहना है कि सरकारी हॉस्पिटल में एवरीथिंग इज़ ओके, ऑल इज़ वेल, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। एक तरह से इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में राम राज की बात कही है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।